सीजी टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न पूछता ही है, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखें। पावलाव निवासी था। पावलाव कहाँ का निवासी था? रूस का। पावलाव ने अपना प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर। पावलाव का कुत्ते पर प्रयोग। पावलाव ने एक प्रसिद्ध प्रयोग एक कुत्ते पर किया। पहले उन्होंने ध्वनि रहित कक्ष बनवाया। वह प्रयोग का उद्देश्य था पाचन क्रिया का अध्ययन करना। उद्देश्य क्या था? पाचन क्रिया का अध्ययन करना। पावलाव ने ऑपरेशन कर लार ग्रंथि का संबंध ट्यूब द्वारा कांच की बोतल में कर दिया। प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने के साथ खाना दिया जाता था। खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। कई बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती रही। हर एक बार घंटी तो बजाई गई पर खाना नहीं दिया, पर घंटी के आवाज़ के साथ ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। पावलाव ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घंटी की आवाज़ की संबद्धता खाने के साथ स्थापित की गई थी। देखिए, घंटी बजता था लेकिन खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता था? लार आ जाता था। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दिखा सकते हैं। प्रशिक्षण से पूर्व संबद्धता। घंटी की आवाज़, कुत्ता गर्दन घुमाता है। प्रशिक्षण, घंटी की आवाज़ प्लस मीट पाउडर इक्वल लार। प्रशिक्षण के बाद घंटी की आवाज़ इक्वल क्या है? लार टपकना। तो 3 प्रकार का बताया है: प्रशिक्षण से पूर्व, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद। यहाँ खाना स्वाभाविक उद्दीपक है। खाना क्या है? उद्दीपक है। वह लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इसको याद रखना है आपको। खाना क्या है? उद्दीपक है ये, और लार क्या है? अनुक्रिया है। पावलाव को घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक है। वह घंटी की आवाज़ के साथ बिना खाना देखे ही लार टपकना अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलाव को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पर? पाचन क्रिया पर नोबेल पुरस्कार मिला है। पावलाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को कहा जाता है अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। पावलाव के सिद्धांत है संबद्ध प्रत्यावर्तन, संबद्ध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। देखिए इधर का पिछड़े बालक, जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता है, उन्हें कहते हैं पिछड़ा बालक। जो अपने जीवन के मध्यकाल में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक। और पिछड़ेपन का कारण हो सकती है मंद बुद्धि। इधर से प्रश्न बनता ही है, ये पिछड़ा बालक, पिछड़े बालक की समस्या है स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा एवं उपलब्धि परीक्षण द्वारा। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, कथन है बर्ट। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। वंचित वर्ग के अंतर्गत आता है अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता।
कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है, तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर है। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्याम पट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्याम पट पर लिखा देख सके। ऐसा टाइप का प्रश्न आता है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह है अति प्रतिभाशाली बालक। पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियाँ सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था का होना। ये जितना प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न पिछला टेट में पूछा जा चुका है। विशिष्ट बालक, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं। तो विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से होता है जो विकास के सभी पक्षों में सामान्य बालक से भिन्न हो तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि इसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। देखिए इसमें विशिष्ट बालक में दो प्रकार का बालक आता है। आप एक तो जो बहुत होशियार है, दूसरा एक बहुत कमज़ोर है। दोनों प्रकार के बालक इसमें आते हैं विशिष्ट बालक में। केवल होशियार बस नहीं, दोनों ना, एकदम होशियार या फिर एकदम कमज़ोर, दोनों बालक आते हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, समस्यात्मक दृष्टि से। देखिए बौद्धिक दृष्टि से दो है, एक तो प्रतिभाशाली, एक मंदबुद्धि, दोनों बताए, एक बहुत होशियार, एक बहुत कमज़ोर। शैक्षिक दृष्टि से है तीव्र बालक, पिछड़ा बालक। एक बहुत तेज बुद्धि वाला बालक रहता है जिसको हम पढ़ाएंगे तुरंत जिस बच्चे को समझ में आता है, एक बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो दोनों प्रकार का बालक आएगा। तीसरा है शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, जो सुन नहीं सकते, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक, दृष्टि दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त, विकलांग। ये शारीरिक दृष्टि से। चौथा है समस्यात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक असंतुलित अपराधी बालक। ये समस्यात्मक दृष्टि से है अपराधी बालक। विशिष्ट बालक होते हैं कुछ तीव्र बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि, कुछ पिछड़े, कुछ शारीरिक दोष युक्त। इतने प्रकार का है तो विशिष्ट बालक। फिर है विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, जो बहुत होशियार है। दूसरा 90 से कम, जो बहुत कमज़ोर है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछता ही है प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही 1 पाउंड भारी एवं 3/2 इंच लंबे होते हैं। किसके अनुसार? टरमैन के अनुसार। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। कथन है हैविंगहर्स्ट का। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। टरमन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, तीनों आएगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं, कहलाते हैं विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी है अपराधी बालक।
सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल। सामान्य बालक। सृजनात्मक बालक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेट परीक्षा में पूछता ही है। सृजनात्मक बालक का अर्थ, सृजनात्मक बालक के अंदर वह योग्यता होती है जो नए आविष्कार, इसको देखिएगा क्या क्या है, नए आविष्कार, समस्याओं का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायता प्रदान करती है। क्या क्या है सृजनात्मक बालक? सृजनात्मक बालक का देख लीजिए, क्या करते हैं, नए आविष्कार, समस्याओं का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति की इस मौलिक योग्यता को ही सृजनात्मकता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत लीक से हटकर जब कोई व्यक्ति या बालक कार्य करता है तो उसे सृजनशील प्राणी कहा जाता है। सृजनात्मक बालक में निम्न विशेषताएं हो सकती है। हठी होना, इसको आपको याद रखना है, उसकी विशेषताएं एग्जाम में पूछता ही है, ऑप्शन में दे दिया रहता है। सृजनात्मक बालक की विशेषताएं है, 4 ठो ऑप्शन दे दिया रहेगा, 3 ठो नहीं रहेगा, चौथा रहेगा। या फिर सृजनात्मक बालक की विशेषताएं नहीं है तो उसमें से भी इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। तो देखिए, हठी होना, डरपोक होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, अस्थिर स्वभाव वाला तथा निश्चल होना आदि। जो बालक नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं, आविष्कारों की योग्यता रखता है को कहा जाता है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी। किसने? टोरेंस ने। बाल अपराध, बालक द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। बाल अपराधियों में कुछ विशेष बातें होती है। आवारागर्दी, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे, शैतानी करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, सार्वजनिक वस्तुओं को नष्ट करना, दूसरों को चुनौती देने की प्रवृत्ति, अधिकारियों की आज्ञा न मानना, स्कूल से भागना या अनुपस्थित रहना इत्यादि। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है। किसने कहा है? ह्यूगो। बाल अपराध का उपचार, मनोवैज्ञानिक विधियाँ, पहला क्रीड़ा चिकित्सा, दूसरा मनोअभिनय, तीसरा मनोविश्लेषण विधि। उसका उपचार है बाल अपराध को। वैज्ञानिक विधि, पहला प्रशिक्षण, दूसरा बाल बंदी गृह, इसमें 19 से 21 वर्ष तक किशोर रखा जाता है। तीसरा रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार गृह। चौथा बोर्स्टल स्कूल, 16 से 21 वर्ष तक की आयु के अपराधी रखे जाते हैं। फिर उसके बाद है सर्टिफाइड स्कूल, बाल सलाह केंद्र, किशोर न्यायालय। बाल अपराध का कारण है दूषित वातावरण। बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है? योग्य शिक्षक अध्यापकों की नियुक्ति करके, नैतिक शिक्षा देकर, स्वस्थ मनोरंजन देकर। बाल अपराध का उपचार किस विधि द्वारा होता है? मनोवैज्ञानिक और वैधानिक विधि द्वारा। बाल अपराधियों के लक्षण है उद्दंडता करना, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। अधिगम की प्रकृति, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। स्किनर का कथन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड का कथन है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो, इसको पूछा जा चुका है टेट में। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। किम्बले। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। क्रोनबैक। तो आज का टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से।